मुनिंदर सिंह पंढेर ने उसको बुलाया था और उसने मेरी बेटी को गायब कर दिया। छोटे बच्चे जो ट्रॉफी थी, आ जाओ और ट्रॉफी दूंगा, कितने पैसे में करेगी, चल मालिक से बात करा देता हूँ। FIR दर्ज नहीं हुई? FIR मुकदमा फिर भी नहीं लिखा गया। अमीर के बेटे को ढूंढ लिया गया। हाँ। और गरीब के बच्चे की कोई सुध नहीं। हमने SSP से पूछा कि हम अभी हमारी मुठभेड़ हो सकती है, हम इनको मार सकते हैं। अच्छा, मतलब जो थाने के मलाईदार पोस्ट पे थे उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ कि हम बच्चे को ढूंढेंगे? मलाईदार के मतलब नहीं, फीमेल गर्ल्स को उठा लेते हैं छोटेपन में, फिर बड़ी करके उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देते हैं। कहाँ के लोग जिनके बच्चे गायब तो वो समझने लगे यहीं मिलेंगे। अब लाश कहाँ है तो बता साहब, लाश तो मैंने नाले में फेंक दी। पहले तो वो उसका चेहरा इतना सपाट रहता था कि उसके चेहरे पे किसी भी बात का कोई असर नहीं। क्या बताया, मतलब पहले पायल को कैसे मारा? उसका लड़कियों को बुलाने का शौक था। कोठी में लाश के साथ वो लाश के ही साथ करता। पीस कैसे करना सीख गया तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पूजा होती है पहाड़ पे। उसने शिकायत करी, तुम्हारे घर से बड़ी बदबू आती है। ये सुरेंद्र कोहली जानवर कैसे बना, हैवान कैसे बना? चूंकि आपने पूछताछ की। सुरेंद्र कोहली तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उनको तो विश्वास के साथ बताया। D5 जो है वो क्या यासी का अड्डा था? जब आप उससे पूछताछ कर रहे थे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आया जब जिस तरह से ये बता रहा था? प्रेस से भी बचाना था, पब्लिक से भी बचाना था और पूछताछ भी करनी थी। कभी किसी को खून नहीं दिखा? बच्चे गायब होते हैं। झुंझलाहट में हमने 3rd डिग्री भी, ऐसा लगता था कि सोते हुए उसके किसी ने स्कल पे चोट किया है और खून का फव्वारा। और उसी केस इतना खिचड़ी क्यों बन गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कहानियां सुनते हैं उन लोगों से जिनका किसी न किसी तरह से कभी न कभी क्राइम की दुनिया से कोई न कोई लेना देना रहा है। 3 दशक तक क्राइम और इन्वेस्टिगेशन कवर करने के बाद मैं अरविंद ओझा आज तक रेडियो के पॉडकास्ट से आपसे जुड़ रहा हूं। इसमें हम क्राइम की दुनिया की एक से एक दिलचस्प कहानियां आपको सुनाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आज तक रेडियो को सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। साल 2002 और 2005 और 2006 की ये पूरी बात है जब नोएडा के एक इलाके से एक के बाद एक बच्चे गायब हो रहे थे। और जब वो बच्चे गायब हो रहे थे उसकी जांच हुई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। एक बहुत खतरनाक कांड सामने आया जिसका नाम था निठारी कांड। निठारी कांड का खुलासा करने वाले अधिकारी गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे आज बात करेंगे। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। गजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जो निठारी कांड क्या था, ये जरा अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या था पूरा कांड, किस तरह से ये आपको जानकारी मिली, कैसे बच्चे गायब हो रहे थे, इसके बारे में। बच्चे तो गायब हो जाते थे तब मैं नोएडा, मेरठ से ट्रांसफ़र होके नोएडा के SIS ब्रांच में तैनात था और SSP थे श्री पीयूष मौर्य साहब। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर मुझे कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं और मुझे SIS में कर दीजिए। तो वो हमारे ASP रहे थे मेरठ में, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया और मुझे SIS में कर दिया था। उनके ट्रांसफ़र के बाद नए SSP आए श्री RKS राठौर साहब। मैं उनके साथ भी रहा था मेरठ में, वो मेरे SP सिटी रहे थे और लखनऊ में भी रहे थे, तो वो मुझे और ठीक तरह से जानते थे। मई हो गया, जून होगी, 2006 की बात है। राठौर साहब ने एक दिन मुझे बुलवाया SIS ऑफिस से और 2 लोगों से कहा कि ज़रा इनकी कोई समस्या है, एप्लीकेशन है, इसको तुम ज़रा सुन लो और इनकी मदद करनी है, अपने ऑफिस में लेके बात। तो वो 2 आदमी थे, एक नंदलाल नाम के थे और एक उनके साथ कोई लोकल न्यूज़पेपर के संवाददाता थे, मयूर विहार के। नंदलाल जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है पायल नाम की, वो निठारी की में D5 एक कोठी है उस वहाँ गई थी। मुनिंदर सिंह पंढेर ने उसको बुलाया था और उसने मेरी बेटी को गायब कर दिया है। सीधी सीधी एप्लीकेशन लिखी थी मुनिंदर सिंह पंढेर के पास। तो एक सिपाही को हमने भेजा वहाँ D5 पे, तो वहाँ D5 पे मुनिंदर सिंह नहीं मिला, उसका एक नौकर मिला। सिपाही ने लौट के बताया और ये बताया कि मुनिंदर सिंह फरीदाबाद में का पता दिया कि वहाँ उनका JCB का वर्कशॉप है, वहाँ मिलेगा। दूसरे दिन हमने एक हेड कांस्टेबल को और सिपाही को भेजा फरीदाबाद। उसके अगले दिन वो मुनिंदर सिंह पंढेर अपने मैनेजर के साथ हमारे पास आया ऑफिस में। हमने बताया कि भाई ये एलिगेशन है आप पे, लड़की कहाँ है? तो
उसने बताया कि सर जिस दिन कि ये मेरे द्वारा बुलाना बता रहे हैं, उस दिन तो मैं चंडीगढ़ था ही नहीं, उस एक दिन पहले चंडीगढ़ चला गया था। और उस बात के उसने सबूत भी दिए, अपने जो टोल टैक्स हैं उनके रसीदें थी, और हमने जांच कराई तो ये पाया गया कि ये उस दिन वहाँ था नहीं नोएडा में। तो फिर दूसरे दिन हमने ऑफिस में उसके माध्यम से सुरेंद्र कोहली को बुलाया, उसके नौकर को। सबसे पहले नौकर पुलिस के सामने वहीं आया। नौकर से जो वहाँ SIS में मेरे अलावा भी 2-4 अफसर थे, सबने उससे पूछताछ करी, क्योंकि बच्चे गायब हो रहे थे। बड़ा एक सेंसिटिव इशू बना हुआ था। प्रेस लगातार पुलिस को क्रिटिसाइज कर रही थी, बच्चों के बारे में पुलिस कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं। तो इसलिए बच्चों की कोई बात नहीं थी, तो एक महिला गायब थी, उसकी बात थी, पायल की। और उसी क्षेत्र से बच्चे भी गायब हो रहे थे। तब तक बच्चों का कोई हमको ये नहीं था कि बच्चे के ये खुलेगा क्या हुआ। सिर्फ वो लड़की के पता लगाने के लिए थी वक्त। तो उससे भी 3-4 घंटे पूछताछ सुरेंद्र से की, हमने सबने मिल के की। पता लगा कि शादीशुदा आदमी हैं, 2 बच्चे भी हैं इसके, और मुरेंद्र सिंह पंडेर उस दिन था नहीं। तो हो सकता है कि लड़की कहीं अपने लव अफेयर्स में चली गई हो। तो उसकी लड़की का मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई, उसमें ये पता लगा, 5-6 महीने की डिटेल इकट्ठी निकलवाई, तो पता लगा कि वो लड़की बॉम्बे में एक नंबर से बात करती थी, और इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली SMS आते जाते थे जो सामान्य तौर पर नहीं होता। अच्छा। तो ये माना गया कि भाई ऐसा तो नहीं है कि लड़की बम्बई चली गई हो। SSP को बताया कि साहब ये इन पे नहीं लग रही है हमें लड़की, इनके अच्छा वो जो इनका वर्कशॉप है पंडेर का फरीदाबाद में, वो भी दिखवाया कि ऐसा तो नहीं। वो कह रहा था कि नौकरी के लिए मेरी बेटी को बुलाता था, तो कहीं यहाँ नौकरी फोकरी तो नहीं लगी। तो वहाँ उस फोटो लेके गए थे सिपाही, वहाँ नहीं मिली। तो एक टीम SSP ने बम्बई भी भेजी, वो लड़के को पकड़ा गया जिससे वो SMS करती थी। हाँ, वो उस पर भी नहीं मिली। फिर SSP ने इसको मुकदमा लिखने के कहा, वो मुकदमा क्या परिस्थितियाँ तब ऐसी थी, मुकदमा नहीं लिखा गया। नंदलाल फिर अपना जो लड़की गायब हुई थी उसकी FIR दर्ज नहीं हुई? FIR SSP ने आदेश करके मैंने एक ब्रजपाल सिपाही को भेजा था थाने, लेकिन वो 4 घंटे बाद आके बताया साहब मैं वहीं बैठाया हूँ। वो उसने कह दिया कि SO आएंगे तभी लिखी जाएगी, SO आए नहीं थे। तो मैं नंदलाल को उसको वहीं छोड़ आया हूँ, बताया हूँ कि SSP ने भेजा है। हम चूँकि हम फील्ड में नहीं थे, ऑफिस में थे, हमने कहा ठीक है SO आएंगे लिख लेंगे। हमने उसको SSP को वस्तुतः बताई कि साहब ये विधिवत इसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ऐसी लड़की मिलेगी नहीं, इन पे लग नहीं रहा कि इनके पास अभी है, अब कहीं कहाँ चली गई ये देखने के लिए विवेचना होना जरूरी है, इसका मुकदमा लिखा जाना चाहिए। उन्होंने आदेश कर दिया, मुकदमा फिर भी नहीं लिखा गया। फिर वो नंदलाल गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुकदमा लिखा गया, और उसकी विवेचना श्री दिनेश यादव डिप्टी SP थे, CO सर्किल थे तब, वो कर रहे थे। हमको उनके असिस्ट में लगाया गया। अब उसी दौरान एक बहुत बड़ा सनसनीखेज अपहरण हो गया सेक्टर 15 में, एडोबी के बच्चे का, उनके CEO के बच्चे का, हाँ, नरेश गुप्ता के बच्चे का। चूँकि हम उससे पहले तो तब तो ऑफिस में थे, लेकिन उससे पहले लगातार फील्ड में रहे, और क्राइम के मौके पे जाना, क्राइम को देखना, ये सब एक आदत सी बनी हुई थी। तो इतना सेंसेशनल जब अपहरण हुआ तो ऑफिस से मैं और मेरे एक साथी थे यादव जी, हम दोनों उसमें थे। वो मैंने चलो चलते, हम दोनों वहाँ गए। SSP बोले कि भाई तुम अब वहाँ मत जाना, इसमें लगना है ये वर्क में। ठीक है सर। तो टीम में हमको भी लगाया गया। अच्छा, हम ये अपने दर्शकों को बता भी दें कि ये 2006 की घटना थी, नोएडा की बहुत सनसनीखेज घटना थी, जिसमें जो एडोब कंपनी है उसके CEO हैं नरेश गुप्ता, उनके बेटे अनंत का अपहरण हुआ था। हाँ, दिन दहाड़े और बहुत सवेरे। हाँ, और बहुत बड़ा ये घटनाक्रम था। उसमें बच्चे को यूपी पुलिस ने रिकवर कर लिया 2 से 3 दिन में। पैसे भी बरामद हो गए। पैसे भी बरामद। अब उसमें क्रिटिसाइज ये हो रहा था कि निठारी में एक तरफ एक के बाद एक 16-17 बच्चे गायब हो रहे हैं, तो अमीर के बेटे को ढूंढ लिया गया।
और गरीब के बच्चे की कोई पुलिस सुध नहीं, ध्यान नहीं दे रही वो है। हाई कोर्ट से एफआईआर दर्ज करवा रहा है, एक लड़की गायब हो रही है। ये तो पहले की बात थी। ये इसके बाद तो आप लगे अनंत वाले केस में। अनंत बच्चा आ गया। वो जो बच्चे की फिरौती हुई थी मथुरा रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। तब हम मथुरा थे, मैं और एक मेरे साथी सुरेंद्र पाल सिंह, दोनों मथुरा थे अपनी टीम के साथ। हम एक जिस ट्रेन से पैसा दिया गया था वहाँ हमारा सिपाही भी था। उसने हमको बताया कि सब पैसा दे दिया। तो हमने एसएसपी से पूछा कि हम अभी हमारी मुठभेड़ हो सकती है, हम इनको मार सकते हैं। तो बोले, एसएसपी ने पूछा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा सर बच्चे की नहीं पता। बोले नहीं, कुछ नहीं करना, पैसा जाने दो, बच्चा पहले ज़रूरी है। तो हमने कोई एक्शन नहीं लिया। पैसा चला गया, बच्चा आ गया, फिर पैसा भी पुलिस ने रिकवर कर लिया और मेरे अंदाज से 95% पैसा रिकवर हो गया था। उसके बाद फिर मैंने रिक्वेस्ट करी साहब से कि सर बच्चा आ गया है, अब मुझे SIS में दोबारा, क्योंकि मेरा थोड़ा व्यक्तिगत समस्या चल रही थी मेरी। तो बोले नहीं ठीक है, तुम शाम को मीटिंग में आओ, मीटिंग में फिर बात करें तब बताएंगे। मीटिंग में पूरे ज़िले के जितने थाना प्रभारी थे, क्षेत्राधिकारी थे, SP सिटी सब थे। मैं अकेला था जो थाने के प्रभार पर नहीं था, SIS से गया। राठौर साहब ने फिर यही बात कही कि भाई देखो, अब हमारा पुलिस की ये क्रिटिसाइज हो रही है कि पैसे वाले के बच्चे को तो पुलिस ने 3 दिन में ढूंढ लिया, पैसा भी बरामद कर लिया, और गरीब आदमियों के बच्चे 1 साल से गायब हो रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। और बड़े सेंसिटिव अधिकारी थे राठौर साहब। उन्होंने बड़ी मार्मिक अपील करी कि भाई ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम बच्चों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और इसमें कौन इसको लीड करेगा। अपने हाथ में टीम बनाओ और मैं जो सुविधा चाहिएगी हम देंगे। लेकिन वो सब बैठे रहे, कोई बोला नहीं। उन्होंने फिर जोश भरा, काफ़ी बात हुई तो मैं खड़ा हो गया। मैं सर देखा जाएगा, मैं करूँगा। मुझे ये लग रहा था कि बाकी सब थाने के प्रभार पे हैं और इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। मैं चलो मेरे पे थाना नहीं है, अब मैं फिर अच्छा, मतलब जो थाने के मलाईदार पोस्ट पे थे उनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ कि हम बच्चे को ढूंढेंगे? मलाईदार के मतलब नहीं, थाने के इतना काम रहता है कि एक ही केस पे लगना थोड़ा टफ रहता है। भले ही संसाधन ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब SSP ने कह दी कि मैं संसाधन जो मांगोगे दूंगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। मैं खड़ा हो गया और मेरे साथ मेरे एक दोस्त जो सुरेंद्र पाल सिंह थे, वो थाने के प्रभार पर थे, लेकिन उन्होंने कहा जी हम दोनों करेंगे, मैं थाने से हट रहा हूँ। हम दोनों लग गए, हमको गाड़ी दी गई, जो भी है हमने प्रयास शुरू किया। नहीं तो जब, माफ करिए टोक रहा हूँ, जब आपने केस लिया हाँ, तो लगातार बच्चे गायब होते, किसी ने कुछ बोला नहीं कि टफ केस है या ऐसा कुछ? किसी ने बोला? टफ केस, एक अधिकारी मेरे पास आए, मतलब जब मैंने खड़ा हो गया, कप्तान साहब ने थोड़ी अपनी प्रसन्नता जाहिर की, चलो मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये खड़े हुए, तो थोड़ा सोच लो। 1 घंटा हो गई थी मीटिंग को, फिर वैसे 15 मिनट बाद फिर आते हैं, 15 मिनट, तब तक आप लोग फ्रेश आना हो, किसी को वॉशरूम जाना हो, 15 मिनट फिर बैठेंगे। तो बाहर जब हम लोग निकले सब, तो एक अधिकारी मुझसे कहा कि वो मुझे बड़ा प्यार करते थे, मैं उनके साथ मेरठ में रहा था। उन्होंने चुपचाप मेरे कंधे पर बोले, क्यों करंट का तार पकड़ रहे हो? मैंने क्या मतलब सर? यूँ कि इसमें सस्पेंशन के अलावा कुछ दूसरा काम होगा नहीं। मैंने सर नेक नीति से काम करेंगे, यदि होगा सस्पेंशन तो देखा जाएगा। तो फिर मीटिंग दोबारा शुरू हुई, टीम गठित हो गई। उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरी जिला लग गया। फिर हम तो लगे ही लगे, फिर सब लोग लग गए उसमें, पूरी बच्चों में। हाँ, पूरी पुलिस लगे। तो सर्विलांस के जो प्रभारी थे उन्होंने बताया, अच्छा हम लोगों के 2 बातचीत करने के बाद SP सिंह और हमने कि बच्चे जा कहाँ सकते हैं ये। तो ये सोचा गया कि या तो कोई एक गैंग आया है नोएडा में जो बच्चों भीख मांगने के लिए किडनैप करता है, फीमेल गर्ल्स को उठा लेते हैं छोटेपन में, फिर बड़ी करके उनको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल देते हैं। ऐसा ये केस CBI कर रही थी। ये हमने उसमें अखबार में पढ़ी थी। राजस्थान का एक केस था, वहाँ 2 बच्चियां गायब थी, और CBI के जॉइंट डायरेक्टर जो थे डॉक्टर श्री अरुण कुमार साहब, वो मैं उनके साथ 4 बार रहा था, उनका रीडर भी रहा था। तो हमने ये तय किया कि चलो CBI से कुछ फीडबैक लेके आते हैं और इस पर काम। तो शाम को हम जिस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन दिल्ली, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, और जो चौराहे जहाँ बच्चे भीख मांगते हैं, वहाँ नज़र रखते थे कि शाम को बच्चे जाते कहाँ हैं, इनको कौन लेने आता है।
हम्म, और सीबीआई से भी हम डाटा लेके आए। सीबीआई ने काफ़ी अच्छा डाटा दिया। उस डाटा में पता लगा कि एक ट्राइब्स आगरा मतलब और ये अपना यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर रहती है, जो लड़कियों को खासकर चुराती है। और इसमें 16 जो बच्चे गए उनमें एक लड़का था, बाकी लड़कियां ही थी। तो ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं इस टाइप का काम हो। तो हम लोग उन गांव को आइडेंटिफाई करने गए थे। उन गांव के कुछ गांव हैं राजस्थान के और यूपी के बॉर्डर पे, हम वहाँ गए थे देखने के। कुछ लोग 2 टीम बना के। इसी दौरान पता लगा कि उसका जो पायल गायब थी उसका मोबाइल मिल गया है। हम लोग वापस आए। अच्छा। वापस आए तो पंडेर को बुलाया गया। फिर पंडेर से कहा भाई तुम्हारा ये लड़की जो पायल गायब है उसके मोबाइल में सुरेंद्र कोहली की आईडी से लिया हुआ नंबर चला है। उसने अपने राशन कार्ड और फोटो देके वो नंबर लिया था। और सुरेंद्र कोहली कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी वो तो गांव गया है। अब गांव उसका कहाँ है कि पता नहीं गांव कहाँ है, वो तो अल्मोड़ा में कहीं गांव है। देखा किसी ने नहीं। खैर वो फिर उसका एक कोई रिश्तेदार था जिसको पंडेर का वो मैनेजर जानता था, उसको लिया गया और गाड़ी पंडेर ने भेजी, अपने मैनेजर को भेजा। मतलब यदि पंडेर इस मर्डर में संलग्न होता तो वो पुलिस को सुरेंद्र कोहली को पकड़ना बड़ा कठिन होता, क्योंकि इतने रिमोट में उसका गांव था। वहां से निकल जाता नेपाल की तरफ, कौन क्या पता लगती। उसने खुद वहां से गांव से मंगवाया अपनी गाड़ी भेज के सुरेंद्र कोहली को। फिर इंटरोगेशन के लिए जो टीम बनी उसमें मैं, एसपी सिंह और देवेंद्र कुमार 3 लोग थे, 4 सिपाही थे। बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो गई यूपी में, नोएडा में, पूरी पुलिस को खाने का भी टाइम दिन भर मिलता नहीं था। क्या हो रहा था उस वक्त निठारी कांड? मतलब क्या हो रहा था? निठारी कांड में ये हुआ, प्रेस ने एक तरफ से ये चला दिया कि भाई बच्चों को यहाँ कत्ल गया है, बच्चों का ये है वो है। और बनारस, गोरखपुर, पंजाब, कहाँ के बच्चे, महाराष्ट्र, कहाँ के लोग जिनके बच्चे गायब, तो वो समझने लगे यहीं मिलेंगे। तो यहाँ के देश के भीड़ आ गई और उसको नियंत्रण पूरे दिन D5 कोठी के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने में लगी रहती पूरे जिले की पुलिस। हम लोग थे 4 सिपाही थे, 3 हम लोग थे। 7 लोगों को ये जिम्मेदारी थी कि हर कीमत पे ये बचन इनको नुकसान हो जाए, और उनसे इंटरोगेट भी करना था। किनको नुकसान हो जाए? कोहली को और पंडेर को। अच्छा। वो हमारे अंडर में थे, हमारी कस्टडी में थे, और उनको बचाना भी था और इंटरोगेट भी करना था। अच्छा। इंटरोगेट 1 दिन 2 दिन तो वो बोला नहीं। तीसरे दिन जब वो रिक्शे वाले से उसका सामना कराया तो फिर उसने उसके बारे में बताया, पायल के बारे में। को रिक्शा क्या था? मतलब ऐसा है, ये अपने बुआ के लड़के से मिलने गया था। शशि चौक पे क्लब है, उस क्लब में इसके बुआ का लड़का कुक था। किसका? सुरेंद्र कोहली के बुआ का लड़का। ये उससे मिलने गया था। रात को उसके उस मोबाइल इसके पास था पायल वाला, उसमें अपना सिम डाल रखा था। जब ये वहां से मिल के आ रहा था तो वो मोबाइल रिक्शे में रह गया। और रिक्शे वाले ने उसमें अपना सिम डाल लिया और वो फ्रिक्वेंटली चलाने लगा, तो रिक्शे वाला पकड़ गया। जब रिक्शे वाला पकड़ गया तो उसने बताया कि साहब मेरे यहाँ तो मैं एक सवारी छोड़ गई थी। तो सवारी कहाँ थी? सवारी में D5 इसके घर में गई थी। और तब जब उसका आमना सामना कराया तब वो बताया कि हाँ जी पायल को मैंने मार दिया। तब तक बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं थी। अब लाश कहाँ है? तो बताया साहब लाश तो मैंने नाले में फेंक दी काट के। और उसके पर्स था, वो मोबाइल तो मिल ही गया था, पर्स था, चप्पल, कपड़े के वो पीछे पड़े हैं। D5 जो कोठी बनी हुई है उसके पीछे कोई 3-4 मीटर जगह है, बाउंड्री खाली है। वो बाउंड्री है, 3-4 मीटर जगह है, उसके बाद घर बना हुआ है। उसमें तलाश किया तो वहाँ तो स्कल भी निकले, स्केलेटन भी निकले, और उसके चप्पल और वो तो मिल ही गए। जब स्केलेटन वो मिले तो अरे बच्चे, फिर तो और बच्चों के कपड़े भी मिले। तब फिर इंटरोगेशन शुरू हुआ
तो फिर उसने एक एक करके बताया। उस इंटरोगेशन के दौरान ये भी बात पता लगी कि कई मर्डर ऐसे थे जिनमें पंढेर नोएडा में था ही नहीं और वो मर्डर हुए थे बच्चों। नहीं, आप हमें ये बताइए, पहले तो जब ये पायल का मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुआ, हाँ आप सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंधेर को लेकर जाते हैं, हाँ पूछताछ शुरू करते हैं। हाँ। सुरेंद्र कोहली ने सिलसिलेवार तरीके से क्या, जब आप पूछताछ कर रहे थे उसका हाव भाव कैसा था, फिर कैसे उसने बताया पायल की हत्या के बारे में, क्या बताया उसने क्यों किया? पहले तो वो उसका चेहरा इतना सपाट रहता था कि उसके चेहरे पे किसी भी बात का कोई असर नहीं, बिल्कुल सपाट। न तो वो लगता था कि हंस रहा है, न वो रोने की। मैं आपको बता रहा हूँ, कई साल हो गए इसको। झुंझलाहट में हमने 3rd डिग्री भी उस पर यूज़ करी, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं आती थी। चेहरे का एक भाव चेंज नहीं होता था, बिल्कुल सपाट। मतलब हम उसका चेहरा पढ़ ही नहीं पाते थे। फिर जब रिक्शे वाला आया 2 दिन बाद, जब उसने बताना शुरू किया और जब स्केलेटन कपड़े बच्चों के मिल गए, फिर वो टूट गया। उसने भी सुरेंद्र से कहा, पंढेर ने भी समझाया कि भाई सुरेंद्र देख, बताना पड़ेगा अब तुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा पुलिस है। फिर उसने बताना शुरू किया। क्या बताया? मतलब पहले फिर पायल को कैसे मारा, ये कैसे बताया? पहले को पायल पंढेर तो चला गया था चंडीगढ़। पायल आई, इसने बुलाई टेलीफोन करके आई, वो अंदर आई। दरअसल एक उसमें बात ये थी कि जो पंढेर था बहुत पैसे वाला आदमी था। उसका लड़कियों को बुलाने का शौक था कोठी में। वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए वो पायल को इसीलिए बुलाता था। ये नंदलाल ने हमसे झूठ बोला था कि वो नौकरी के लिए बुलाता था। वो उससे पहले भी कई बार बुलाई थी, पैसे देता था, चली जाती थी। तो इसने टेलीफोन करके बुलाया। वो पंढेर चला गया चंडीगढ़, और इसने बुलाया उसको, पायल को चाय पिलाई उसे, फिर अपनी इच्छा जाहिर की। तो उसने कहा पैसे दे। मैं भाई पैसे तो है नहीं मेरे पे, यूँ बिना पैसे तो मैं, उसने जो शब्द बोले टेलीविज़न पर नहीं, ठीक नहीं ने, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। तो वो उठ के जाने लगी, तो पीछे से दुपट्टा उसके गले में डाल दिया और गिरा के उसका मर्डर कर दिया। फिर उसके साथ रेप किया। लाश के साथ? वो लाश के ही साथ करता था। जितनी भी लड़कियां उठाई, सबकी डेड बॉडी के साथ उसने रेप करने का प्रयास किया, और उसमें भी सफल नहीं हो पाता था। वो ये सब कुकर्म करने का प्रयास करता था और डिस्चार्ज होता था, फिर बस इतना करता था। पायल की हत्या के बारे में बताया। हाँ, उसके बाद फिर तो उसने सब डेट, मतलब सबसे पहले से और 16वें बच्चे तक सब बताया कि पहले मैंने तो वो। पायल का जब खुलासा हो गया तो वो बताया कि कंकाल कोठी के पीछे है। नहीं, कंकाल नहीं, उसकी सैंडल, उसके कपड़े और उसका पर्स और उसकी डेड बॉडी तो उसने बताया कि नाले में फेंक दी मैंने। मैं कहा नाले में कैसे चली जाएगी? तो उसने बताया कि उससे पहले उसने एक लड़की मारी थी, जो सबसे पहले मारी थी। वो डेड बॉडी उसने नाले में फेंकनी चाहिए थी, लेकिन नाले में डेड बॉडी गई नहीं, तो वो वापस ले गया घर। फिर उसने उसको पीस करके काट के फेंका। मैंने वो तो पीस कैसे करना सीख गया। तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पूजा होती है पहाड़ पे, तो बकरा काटते हैं। जब हम बकरा काटते हैं तो हम बकरा काटने से मुझे पता लग गया कि जहाँ जोड़ होते हैं वो आसानी से खुल जाते हैं। तो उसने बताया कि मैं डेड बॉडी को ले जाता था, पहले उठा के ऊपर जो D5 है ना, उसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, एक लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। तो वो बाथरूम में ले जाके गर्दन अलग कर देता था और लैट्रिन की शीट पे रख देता था डेड बॉडी को। उसका पूरा खून जब बह जाता था तब उसको वो पीस करता था। पेट फाड़ के, रीढ़ की हड्डी काट के, नीचे का हिस्सा अलग, ये रिब्स को प्रेशर करके तोड़ देता था और फिर पन्नी में भर के ये यहाँ से खोल देता था, कंधों पे से और घुटनों पे से, उनके अलग अलग पीस करके फिर पन्नी भर के नाले में फेंक देता था। पहले इसने कुछ पीछे भी फेंके, जो पायल से पहले मर्डर हुए बच्चियों के, वो 2-3 इसने पीछे भी फेंके। लेकिन वो पीछे जो एक टंकी, पानी की टंकी है, वहाँ कुछ परिवार रहते हैं, उसने शिकायत करी भी तुम्हारे घर से बड़ी बदबू आती है।
बगल में कोई रहते हैं, डॉक्टर हैं क्या हैं, उनके नौकर ने कहा भाई तेरे यहाँ से बड़ी बदबू आती है। और जो इनके यहाँ काम वाली आती थी उसने भी कहा भाई बड़ी बदबू आ रही है मकान में। तो इसने पीछे फेंकना बंद कर दिया। तो वो स्केलेटन मिले, स्कल्प मिली, एक दो तीन जो मिली, बाकी इसने फिर सब नाले में फेंकना शुरू किया, काट काट के। ये जो सुरेंद्र कोहली है, ये सुरेंद्र कोहली जानवर कैसे बना, हैवान कैसे बना? चूंकि आपने पूछताछ की, हाँ, वो मैं विस्तृत पूछताछ में बताता हूँ। जिसके बारे में आप बाद में उसका नाम लीजिएगा, जैसे सुरेंद्र है या सुरेंद्र। हाँ, सुरेंद्र शायद 2003 या 4 में पहाड़ से आया था। उसका बहनोई यहाँ रहता था। एक ब्रिगेडियर बधावन थे, उनके यहाँ नौकरी करता था। ये तो अपनी बहन बहनोई के यहाँ आया। इसके बहनोई ने ब्रिगेडियर बधावन के यहाँ ही काम किया शायद इसने पहले आके। उसके बाद एक कर्नल गुलाटी थे, उनके यहाँ काम किया। 4-5 साल ब्रिगेडियर साहब के यहाँ काम किया, फिर कर्नल साहब के यहाँ काम किया। कर्नल साहब के यहाँ ये शायद 1 साल रहा, फिर चला गया। तो फिर उन्होंने दूसरा आदमी रख लिया। जब लौट के आया तो कुछ दिन इसने किसी ढाबे पे अशोकनगर में बर्तन वर्तन साफ किए, इधर उधर काम किया। फिर एक मेजर थे सोहन सिंह शायद नाम था उनका, उनके यहाँ भी काम किया। हमने उनसे भी उनसे जानकारी करी कि भाई कि ऐसा आदमी आपके यहाँ 4-5 साल काम किया, किसी ने 1 साल काम किया, किसी कुछ दिन। सोहन सिंह से के बारे में उसने बताया था कि वो मुझे तनख्वाह कम देते तो मैं जल्दी छोड़ देता उनके यहाँ। लेकिन तीनों ये हमारे जब मिलिट्री के अधिकारियों ने बताया कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है, सुरेंद्र कोहली तो ऐसा कर ही नहीं सकता। उनको तो विश्वास के साथ बताया कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। फिर ये बात हमने जब हम वहाँ गए गंगानगर, इन नार्को टेस्ट, यूपी का सबसे पहला नार्को टेस्ट हुआ था वो जो हमने कराया था, वो सुरेंद्र कोहली और पंडेर का। तो वहाँ पे एक डॉक्टर पटेल थे, साइकोलॉजिस्ट, जिनके पास हम बैठे रहते थे। डॉक्टर पटेल से पूछा मैं, सर ऐसे ऐसे बात है, ये जिनके इन्हें नौकरी करी कई साल, वो कहते हैं इतना अच्छा आदमी है और ये इतना तो इसने तो 1-1.5 साल में इतना। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल बात बताई कि ये जो 1-1.5 साल 2 साल ये अकेला रहा ना और किसी के संपर्क में नहीं रहा, इसका मालिक सेक्सुअल इंटरटेनमेंट करता था, इसकी भी इच्छा होती होगी और ये कर नहीं पाता था, तो उसकी पूर्ति के लिए ये अकेलेपन में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो गया। ये डॉक्टर जो पटेल थे उन्होंने ये बताया। अच्छा, तो मतलब हिंदुस्तान का पहला जो नार्को टेस्ट है, हिंदुस्तान का नहीं, यूपी का। हाँ, वो आपने करवाया। हाँ, सुरेंद्र और मोनेंद्र पंडेर। नार्को टेस्ट में क्या सुरेंद्र बोल रहा था? नहीं, देखिए, नार्को टेस्ट के लिए जब हम लोग गए तो वहाँ गांधीनगर टीम ने हमसे पूछा कि आपने इनसे क्या पूछा, हमसे क्या वो कराना चाहते हो जांच। तो हम क्वेश्चनर बना ले गए थे एसएसपी साहब की राय से कि 200-250 प्रश्न थे कि साहब इनकी जांच नहीं, तो आपने इसके बारे में क्या पूछा है। अच्छा, मुझे जिन्होंने सिखाया इंटरोगेशन, उन्होंने ये भी सिखाया कि भाई इंटरोगेशन जो करो वो उसको लिखते रहो। तो मैं लिखता था, ये मेरी शुरू से आदत थी। तो मैंने जो इंटरोगेशन इसका किया दोनों का, वो मैं लिखता रहा, वो मेरा रजिस्टर मेरे पास था। तो मैंने अब वहाँ कुछ कि भाई तुमने क्या पूछा, तो मैंने वही रजिस्टर दे दिया। मैं सर ये हमने पूछा, उन्होंने ले लिया हमसे। नार्को टेस्ट में हम लोग नहीं जा सकते थे, हम लोग बाहर रहते थे। हम नार्को टेस्ट में वहाँ 3 टेस्ट हुए थे। लाइट डिटेक्शन टेस्ट हुआ था, ब्रेन मैपिंग हुई थी, और ब्रेन मैपिंग तो हमने देखी थी कैसे हुई थी। लेकिन जब वो इनका वो हुआ था नार्को टेस्ट, उसमें हम लोग अलाउ नहीं थे। उसमें शायद देश के टॉप क्लास के जो साइकोलॉजिस्ट थे 3-4, एक बॉम्बे से आए थे, कलकत्ता से आए थे, एक वहाँ मैडम थी, और एक फिजिशियन थे एमडी, और एक वो थे एनेस्थीसियन। 5-6 लोग थे। इन्होंने किया था, बंद कमरे में किया था, हमको बताया नहीं गया। हमने पूछा जब हो गया सर क्या बताया नहीं, तो मैडम ने मना कर दिया, नहीं हम आपको नहीं बता सकते, बंद लिफाफे में हम कोर्ट को भेजेंगे। तो मैंने कहा यार तो कुछ, फिर मैंने कहा सर हम एक रिक्वेस्ट है, हमारी एक बात बता दो कि बोलो पूछो। हमने आपको वो अपना इंटरोगेशन रिपोर्ट दी थी, वो कितनी सही है?
तो वो मुस्कराई, बोली वो कि वही सही है। तो हमें लगा कि जो हम पूछताछ करके लाए वो सही है, जो उन्होंने कह दिया कि जो तुम्हारी इंटरोगेशन सही है। बाकी नार्को टेस्ट में हम लोग नहीं थे ना। तो सर, जो एक तो मेरा ये सवाल है कि ये जो D5 जो है वो क्या यासी का अड्डा था? वो जो मालिक था D5 का, पंडेर, वो अपने लिए यूज करता था। वो उसके ऐसा नहीं प्रकाश में आया कि उसके अड्डा था, मतलब और भी लोग आते थे, ऐसा नहीं था, ऐसा प्रकाश में नहीं आया। हो सकता है वो, लेकिन हमारे प्रकाश में ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो अपने शौक के लिए बुलाता था, अपने शौक। तो सुरेंद्र कोहली से जो आप पूछताछ, 16 कत्ल किया उसने, 16 कत्ल किए, जिसमें 15 लड़कियां, मासूम बच्चियां, एक बच्चा था। एक बच्चा भी उसने वो लड़की समझ के उठाया। वो बच्चा अपने माँ बाप का अकेला था और बड़ी मन्नतों से हुआ था वो। उसके माँ बाप ने तय किया था कि जब ये 5 साल का हो जाएगा तो देवी के मंदिर पे इसके बाल कटवाएंगे। इसलिए उसके बाल बड़े थे। वो 4-4.5 साल का बच्चा रहा होगा और वो जा रहा था तो इसने लड़की समझ के बुला लिया था, उठा लिया था। और जब उसके कपड़े उतारे तो वो लड़का था। और उसी बच्चे का इसने बताया कि जब उसको पीस कर रहा था ये, तो उस बच्चे का कलेजा इसने खा के देखा। लेकिन ये कह रहा था कि हम जब वहाँ बकरा या बकरी काटते थे, उसकी जब स्क्रैप निकालते थे पेट का, बकरा बकरी का, तो कलेजे को हम नमक लगा के खा लेते थे। आज जब वो बच्चे का इसने कहा कि मैंने खाया तो ज़रूर, पर मुझे उल्टी हो गई थी, फिर मैंने किसी का कोई मांस नहीं खाया। मतलब बच्चे का वो काट के मांस कैसे, ये आप ठीक से हमारे दर्शकों को कैसे किया उस, मतलब एक तो ये बच्चे को उठाया, किस तरह से उठाता था, मतलब ये कैसे, क्या लालच देके, जैसे कोई काम वाली लड़की है। सुरेंद्र को जो आपने बताया वही आप, सुरेंद्र ने जो मुझे बताया एकदम वही बता रहा हूँ। उसने कुछ महिलाएं भी थी, कुछ तो लड़कियां थी छोटी अनमैरिड, 2-3 महिलाएं भी थी मैरिड। तो वो जैसे काम करके जा रही कोई लड़की, भाई तो हमारे यहाँ काम करेगी? हाँ करूँगी। तो आजा चल देख ले, या कितने पैसे में करेगी? चल मालिक से बात करा देता हूँ। छोटे बच्चे जो ट्रॉफी थी, आजा और ट्रॉफी दूंगा। इस तरह वो अंदर बुला लेता था और वहाँ पे उनका मर्डर करके फिर अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने का प्रयास करता था। तो जब आप उससे पूछताछ कर रहे थे तो क्या आपको गुस्सा नहीं आया जब जिस तरह से ये बता रहा था कि आपको? नहीं, हमको गुस्सा, भाई देखो आदमी आदमी है, चाहे किसी का भी बच्चा हो। जब ये बात लगी तो एकदम लगा कि हम किससे बात कर रहे हैं। अब आपको बताओ गुस्से की बात समझिए। मैं इस पर किताब लिख रहा हूँ, पूरी डिटेल उसमें लिखूंगा कि इंटरोगेशन हो गया, ये तय हो गया कि भाई इनका नार्को टेस्ट कराना है। फिर हुआ कि तुम्हें ही ले जाना है, हमारी टीम को ही ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे सर, हम तो ट्रेन रिजर्वेशन करा दें। मैंने कहा जी हमने फिर और जो हमारे हितैषी अधिकारी थे उनसे बात करी सारी ट्रेन। तो उन्होंने जितने सीनियर उन्होंने कहा भाई ट्रेन से ले गए तो ये तो मारे ही जाएंगे, तुम भी मारे जाओगे। इतना रोष है इनके खिलाफ देश में, और पहचान जाएंगे, पूरे दिन भर ये चलते हैं। तो हमने कहा जी हम ट्रेन से नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ट्रेन से, आप किसी को भेज दो। ऐसे भी साहब से हमने हाथ खड़े कर बोले। फिर मैंने कहा सर कोई गाड़ियाँ नई दिलवाओ। तो 2 नई इनोवा तभी लॉन्च हुई थी, इनोवा गाड़ी तभी लॉन्च हुई थी। दरअसल हमको इनको बचाना, प्रेस से भी बचाना था। तब तक हमने इनका कोई फोटो किसी प्रेस पे नहीं था। प्रेस से भी बचाना था, पब्लिक से भी बचाना था, और पूछताछ भी करनी थी। तो तय हुआ कि रात को इनोवा आएंगी, रात को 2, और 2 गाड़ियों में टीम जाएगी, जिसमें मैं और सुरेंद्र पाल सिंह रहेंगे, और जो हमारे विश्वसनीय सिपाही थे, एक इंस्पेक्टर, एक आजकल उनमें प्रजन त्यागी था, वो आजकल थाना प्रभारी है मेरठ में कहीं, और एक ATS में है विनोद, और 2-4 और लड़के थे। तो गाड़ियाँ आई और रात को 3 बजे निकलेंगे कि प्रेस भी सो जाए। सेक्टर 6 से हम लोग निकले, सबने विश किया भाई ठीक। लेकिन जैसे ही हम मेन रोड पे आए, एक गाड़ी सूमो इतनी तेज चलती हुई आ रही थी, वो अब कहीं से कॉल सेंटर की सवारी लेने जा रहा था, कि हमने कहा भाई आज नहीं बचने, ये टक्कर होगी। हमने ड्राइवर से कहा जल्दी पीछे। इतने करते करते भी गाड़ी ठुक गई, इतना आगे वो तब तक 1 मीटर पीछे ले चुका था। तो हम लोग बच गए, गाड़ी नाश हो गई। SPC हम बोले भाई ये राक्षसों से तो हमारी भी जान खतरे में, कैसे होगा। फिर हुआ कि भाई अब रोड से भी नहीं जाएंगे,
फिर दूसरे दिन हवाई ट्रेन टिकट हुई, उनमें हम लोग चले गए भाई पिस्टल लेके, तो डीजीसीए ने मना कर दिया कि नहीं पिस्टल लेके आप नहीं जा सकते। उसकी परमिशन फिर रोक लौट के आए, फिर दूसरे दिन जाके डीजीसी से पिस्टल्स की परमिशन कराई, पिस्टल अंदर रखाई गई नीचे, और फिर उनको लेके बैठे। तो रात में फ्लाइट, रात की फ़्लाइट से गए थे। उसमें भी एक पुनीर साहब थे, आपके यहाँ थे पहले, वो हमारी फ्लाइट में बैठे मिले हमें। वो फ़ोटो वोटो के हमने फिर विरोध कर दिया, तो वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने फ़ोटो नहीं खींचने दिया उनको। बाद में हमारी उनसे अच्छी दोस्ती वहीं हो गई थी अहमदाबाद में। तो मैं सवेरा दिन निकल रहा था, सूरज निकल रहा था, तो बड़ा अच्छा दिख रहा था बाहर। मैंने एसपी से मैं देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे जो यार राक्षस बगल में बैठे, तुम भगवान जी का नाम लो, अच्छी से लैंडिंग हो जाए, नहीं देखो कल मुश्किल से बचे। तो इतना डर था हम लोगों की, ऐसी भावनाएं थी इनको रखते रखते। हाँ, सुरेंद्र कोहली का मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे पायल कबूला उसने, हाँ, फिर आपको जो स्केल्टिन कंकाल हाँ, वगैरह मिले, उसके बाद दोबारा इंटरोगेशन के लिए हाँ, आऊंगे, फिर तो 2-3 तो दिन सिलसिलेवार पहला कत्ल से लेकर 16 कत्ल तक जो 2-4 इम्पोर्टेंट कत्ल जो आपको याद हो कि हाँ, किस तरह से बुलाया, हाँ। अंदर ले गया तो अंदर क्या किया, पहले तुरंत तो मार नहीं दिया होगा, क्या नहीं एक्टिविटी नहीं, क्या? वो अंदर जाते पहले मार देता था, उसके बाद कपड़े उतारने के बाद प्रयास करता था सेक्स करने का, और डिस्चार्ज होने के बाद फिर उनको ऊपर ले जाके बाथरूम में ले जाके काटता था सर। फिर जब तक उनका खून ब्लड जो है पूरा बाहर नहीं बह जाता था तब तक छोड़ देता था, और जब लगा कि इनका पूरा ब्लड निकल गया तब उनको पीस में, जैसे मैंने बताया ऐसे पीस में करके पन्नी में या कट्टे में भर के नाले में फेंक देता। तो जो है खून वून, जब कभी किसी को खून नहीं दिखा वो मुनिंदर? ऊपर आप देखिए, नीचे पंडेर का नौकर का कमरा ऊपर था, नौकर ऊपर रहता था, तो ये शायद पंडेर के कई घर हैं, ये हाफिजाबाद में भी एक, चंडीगढ़ में भी एक, यहाँ पे भी है। तो ये परमानेंट नहीं रहता था, वो आता था तो फोन कर दिया भाई मैं आ जा रहा हूँ, खाना बना लेना, तो ये खाना बना के रखता था ऊपर। मुझे वो जो कह रहा था कि मैं तो कभी ऊपर गया ही नहीं इसके बाथरूम में, और ये गर्दन काटता था तो उस जो शीट है ना लैट्रिन की इंडियन स्टाइल, उस पर रख देता था, पूरा खून उसमें निचोड़ता था। अब कुल मिलाकर अगर मतलब 15 लड़कियां एक लड़का, इनका कत्ल सुरेंद्र कोहली ने किया। इसमें हमारे इंटरोगेशन के हिसाब से आपके मुनिंदर पंदेर का इसमें कोई भूमिका? मर्डरों में नहीं, उससे भी हमने बहुत विस्तृत पूछताछ की। वेल क्वालिफाइड आदमी है वो, सेंट स्टीफेंस का शायद स्टूडेंट रहा है यहाँ, और शायद उसने यूपीएससी भी क्रैक किया है एक आध बार, और अच्छे घर का है। तो मैंने उससे पूछा भाई तुम जब इतना सब है तुम इस पर इतना विश्वास क्यों करते थे? तो उसने मुझे बताया कि साहब देखो मुझे नौकरों ने पाला है, मैं जब 4 साल का था तब मेरी माँ की डेथ हो गई थी, मैं बड़ा ही नौकरों ने किया हूँ, तो मैं नौकर इस पे, और ये मुझे इतना ध्यान रखता था कि सवेरे मेरी गोलियां रखता था मेरे ब्रीफ केस में, और शाम को देखता था तो मैं किसी दिन दवा खाना भूल जाता था कि आपने आज दोपहर की गोली नहीं खाई। मेरा इतना ध्यान रखता था, और खाना बहुत अच्छा बनाता था, और मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मतलब कुल मिला के अगर सुरेंद्र की बात की जाए तो वो उस वक्त ही राक्षस, लेकिन दूसरा रूप कोई नहीं, बाहर जाए तो सामान्य लोगों की तरह। अरे मैं बता रहा हूँ वहाँ पिकेट लगाया गया था भाई, पुलिस, बच्चे गायब हो रहे थे, पुलिस चिंतित तो थी। ये अलग बात है कि जिनको ये करना चाहिए था वो थोड़े कम चिंतित थे, मतलब थाना प्रभारी जो वहाँ के थे। मेरा भी यही सवाल है कि ये जो बच्चे गायब होते हैं इसको लेकर पुलिस कितनी संजीदा होती है? आप तो सब इंस्पेक्टर थे, उसके बाद डिप्टी, कितनी संजीदा होती है जब ये बच्चे, जब अब तो बहुत है, अब तो यदि एक बच्चा गायब हो जाएगा तभी से ये गाइडलाइन आई है इन बच्चों को कि 24 घंटे में बच्चा नहीं मिलता है तो मुकदमा अपने आप दर्ज हो जाएगा। पहले उस दौरान जो बच्चे गायब हो रहे थे, पहले नहीं था, पहले गुमशुदगी दर्ज हो जाती थी, लड़कियां जाती थी और बहुत कैजुअल एटीट्यूड रहता था। नहीं तो देखिए वहाँ पुलिस पिकेट भी लगाया, ये सब बच्चे करीब 150-200 मीटर के बीच में ही गायब हो रहे थे, बहुत लंबा क्षेत्र नहीं था, और उसमें पुलिस पिकेट लगा हुआ था, और वो पिकेट के सिपाहियों को शायद किसी ने चेक नहीं किया कि वो प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसलिए वो लापरवाही करते रहे होंगे, उनको कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। भाई सिर्फ हमें ट्रैक करने के लिए कोई ढंग से इसको करता, 15-16 बच्चे गायब हुए, कहाँ से गायब हुए? महिलाओं की तो कोई नहीं, महिलाओं को तो ये था कि भाई
एज मैच्योर हैं, पता नहीं कहीं चली गई होंगी, क्या हुआ। ज़्यादातर लड़कियों के बारे में ये धारणा लोग बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि भाई इतने बीच में एक निश्चित एरिया इसी में गायब क्यों हो रहे हैं। तो फिर उसको ज़्यादा नज़र रखना बहुत कठिन काम नहीं था। 2 सिपाही लगाए गए, उन्होंने नज़र रखी कि नहीं रखी, ये जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने नहीं देखा। तो 10 दिन तक आपने, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हैवान इस वक्त लोग कहते हैं सुरेंद्र कोहली, अच्छा ये भी बात है कि मानव अंगों की तस्करी के लिए काटता था बच्चों की। ये बात प्रेस में चली थी। एक बहुत डीजी रैंक के अधिकारी थे, मैं उनके साथ रहा, तो उनका फ़ोन आया कि भाई ये क्या है, तुम इंट्रोगेट, उनको पता थी हम इंट्रोगेट कर रहे हैं। मैंने सर अभी तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं। फिर जब ये सीबीआई पे चली गई पूरी, हम लोग इससे अलग हो गए, तो मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछी ये बात, मेरे दोस्त में, कि यार ये क्या एक आदमी, कोई रॉ हैंड आदमी ये किडनी या हार्ट या जैसे लिवर निकाल के कहीं पे, कहीं बोले इसके लिए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, बहुत अच्छी ओटी, ऑपरेशन थिएटर, और एक निश्चित समय, ऐसे थोड़ा है कि कहीं फ्रिज में रख दिया और 6 दिन बाद लग जाएगा, ऐसे नहीं काम करते। उन्होंने बताया कि एक हर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट होने का एक निश्चित टाइम है। तो मुझे नहीं लगा कि ये, प्रेस में ज़रूर चला था और हमें ऐसी कोई बात पता लगी नहीं। अब सीबीआई ने उसमें क्या किया मैं बता नहीं सकता। 10 दिन की जो पूछताछ सुरेंद्र कोहली से आपने करी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी 10 दिन में वो भी है जो हमारे कस्टडी में रहा, जब उनका वो कराने ले गए नार्को टेस्ट। तो कोई ऐसी बात जो कभी आपको याद रहती है, उसके हाव भाव या उससे कुछ, कोई ऐसी चीज़? हाँ, बात उसके, एक बात बताओ, हम उसका फेस एक्शन नहीं बदल पाए। यहाँ जितने दिन मैंने बताया झुंझलाहट में हमने 3rd डिग्री भी इस्तेमाल की, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पे एक भी एक्शन चेंज नहीं हुआ। और जब उसका इंटरोगेशन वहाँ एफएसएल में डॉक्टर वाया ने किया, 4 घंटे पूछताछ के बाद उन्होंने कहा मुझसे कि इंस्पेक्टर इसको खाना खिलवा दो। तो मैंने एक डिस्पोजल प्लेट में उसको पास बुला के, जहाँ हम रुके थे, खाना दिया, तो वो रोने लगा। वह मैंने उससे कहा, तू हमने इतना तेरी पिटाई करी, तब तेरी आंखों में आंसू नहीं है, आज क्यों रहा, पिटाई हुई है क्या? बोले नहीं पिटाई नहीं हुई, मैं तो खाना खाया ही नहीं जा रहा। मैंने कहा आज इसको क्या हुआ? तो मैं फिर उनके पास गया, डायरेक्टर थी वो, मैम वो खाना नहीं खा रहा, पता नहीं क्या रो रहा है। क्या रो रहा है? मैंने कहा हाँ। तो वो फिर आई उठ के मेरे साथ और उसकी पीठ पे हाथ फेरा, क्यों खाना क्यों नहीं खा रहा? जो तूने किया वो तो भुगतना ही पड़ेगा, खाना खा। और उनके ये कहने पे खाना खाने लगा। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि साइकोलॉजी के बारे में पहले मैं सोचता था कि ऐसी लड़कियों का ज़्यादा नहीं, लेकिन तब पता लगा कितना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ये। उन्होंने फिर उनके बारे में वहाँ के जो और उनके कुलयुक्त बताया कि अच्छे इंट्रोगेटर जब हार जाते हैं देश में, तब इंट्रोगेशन के लिए डॉक्टर वाया के पास लाया जाता है उसको। तो चलिए, ये तो खैर 2005 से 6 के बीच जो 16-17 बच्चे नोएडा से गायब हुए थे, उसका खुलासा गजेंद्र जी ने किया, और आरूसी केस में भी गए थे। हाँ, मैं तब यहाँ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में था और उसमें भी मैं गया था। एसएसपी साहब का आदेश था। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप तो हर हीनेस क्राइम के सीन पर जाता है और उसमें काम करता है। क्या आप कब गए थे? हत्या के कितने दिन बाद गए थे? क्या दिखा? नहीं, हत्या के जिस दिन हत्या, दरअसल उसमें एक कोई इंसिडेंट ऐसा था, मेरे दाढ़ में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं मेरठ से ट्रांसफ़र होके आया था तब। मेरठ में मेरे डेंटिस्ट थे डॉक्टर राजीव आनंद। अब मैं यहाँ आ गया तो मुझे यहाँ कुछ पता नहीं था, तो मैंने डॉक्टर राजीव आनंद से कहा, मैं डॉक्टर साहब ये समस्या है, बताओ, मैं आ नहीं पाता हूँ रोज़ और दांत में पूरा इलाज नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड हैं वहाँ, अब अच्छा डेंटिस्ट है, आप उसके पास चले जाओ, नंबर है। और उन्होंने तुरंत बात भी करी और मुझे डॉक्टर तलवार से, क्या नाम था, राजेश तलवार से। तो मैं उनके क्लिनिक पे 2 बार गया था। तो ये हेमराज मैंने देखा था, वो पर्ची काटता था, पैसे वैसे फीस लेता था। तो जब लड़की का मर्डर हो गया तो डॉक्टर राजेश ने एसपीसीडी को बताया कि साहब हेमराज को मैं पहचानता हूँ, उन्होंने देखा है, मेरे क्लिनिक पे आए थे।
तो मैं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में था ही। तो एसपीटी का मेरे पे फ़ोन किया, कहाँ हो तुम? मैं घर हूँ। सवेरे सवेरे की बात थी कि जल्दी आओ, आपकी मर्डर हो गया। ठीक है जी। मैं कपड़े वपड़े पहन के ड्रेस व्रेस पहन आया वहाँ। तो तब मैं मौके पे गया था, तब मैंने वो मौका देखा था। क्या था मौका, जरा बताइए। मैं बताता हूँ आपको। मौके पे जब मैं गया था तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी लड़की की। डेड, गला कटा हुआ था, और जिस कमरे में वो लड़की सो रही थी उसकी दीवार पे खून छिटका हुआ था। मतलब ऐसा लगता था, उसकी सर भी, स्कल भी टूटा हुआ था। ऐसा लगता था कि सोते हुए किसी ने स्कल पे चोट किया है और खून का फब्बारा छूटा होगा जिससे वो लगा हुआ है। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे, और जो नौकर का कमरा था उसमें एक लेटने का तख्त टाइप का था, उस पर रुई का गद्दा पड़ा हुआ था, एक छोटी सी मेज थी और 2 कुर्सियां रखी हुई थी, और उस मेज पे 4 गिलास रखे हुए थे, 1 शराब की बोतल रखी हुई। ये आपने पॉइंट आउट किया? देखा, सब मैंने नहीं देखा, वहाँ एसपीटी ने भी देखा, और जो उस दिन हमारे एफएसएल में सिपाही था उसने उनसे फिंगरप्रिंट भी उठाई। लेकिन उसमें गलती क्या हुई, वहाँ प्रेस भी घुस गई थी, उन्हें भी छू लिए गिलास, पुलिस ने भी छू लिए गिलास, वो डिस्टर्ब हो गया वो फिंगरप्रिंट। आपको क्या लगता है, मतलब आरओसी केस इतना खिचड़ी क्यों बन गया? खिचड़ी बन गया, उसमें कुछ तो पुलिस की तो प्रारंभिक लापरवाही थी ही, बहुत बड़ी लापरवाही थी, और दूसरा प्रेस का भी बहुत अच्छा रोल नहीं रहा उसमें। प्रेस का रोल क्यों अच्छा नहीं? यूं इसलिए नहीं अच्छा रहा कि मान लीजिए, एक तो पुलिस की ये गलती थी, भाई हम क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम क्यों बताएं प्रेस को जब तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। वो बता देती कि हम खुखरी ढूंढ रहे हैं, हम उस लड़की का, उसका हेमराज का मोबाइल ढूंढ रहे हैं, और वो प्रेस वो चल जाता था, चैनल पे चल जाता था, लोगों को पता लग जाता था। चैनल को तो सब देखते हैं, क्रिमिनल भी देखते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होते रहे, एविडेंस नहीं मिले, खुकरी नहीं मिली, मोबाइल भी मिला तो कहाँ मिला, उन्होंने फेंक दिया। राजेश तलवार और नूपुर तलवार से आपने पूछताछ की थी? मैंने, जब वो ये जेल चले गए थे उसके बाद इंटरोगेशन रिमांड पे लाए गए थे। रिमांड पे लाए गए तो एसएसपी ने स्पेशली मुझसे आदेश किया था कि राजेश से तुम ही पूछताछ करोगे। तो मैंने 7-8 घंटे लगातार राजेश से पूछताछ की। क्या पूछताछ की थी? अब ये मुझे क्या पता, वो तो नहीं याद है, घटना के बारे में पूछी क्या है क्या, लेकिन मुझे राजेश की एक भी बात से नहीं लगा कि उन्हें लड़की के मर्डर में किसी तरह भी वो सम्मिलित है। तो आपके पूछताछ के ही दौरान तो नोएडा पुलिस ने बोल दिया कि कातिल बाप ही है। अब देखो, सबकी अपनी अपनी विवेचना करने का और उसका एनालिसिस करने का अलग अलग है। भाई एसएसपी ने मुझसे कहा था, क्यों कहा था ये एसएसपी साहब जाने। एक और बात हो, एक मीटिंग हुई थी डीआईजी साहब ने की थी रात में, ये डॉक्टर के अरेस्ट से पहले। उस मीटिंग में सब अधिकारी थे जो इंटरोगेट कर रहे, जो प्रयास कर रहे थे वर्कआउट करने का। मैं भी था। एसटीएफ के रामबदन सिंह साहब थे, बड़े अच्छे अधिकारी हैं वो। पूछा गया था सबसे पहले कि कौन ये मानता है कि मर्डर डॉक्टर ने नहीं किया, हाथ उठाओ। हमने उठा दिया हाथ, रामबदन सिंह, हम दोनों को बाहर कर दिया मीटिंग से, हम लोग चले आए। जब हम घर आ रहे थे तब करीब 3:30 या 4 बज रहे होंगे सवेरे के। एसएसपी का फ़ोन मेरे फ़ोन पे आया, कहाँ हो तुम? मैंने सर मैं घर जा रहा हूँ। करे केस वर्कआउट नहीं हुआ? मैंने सर केस तो वर्कआउट हो गया। नहीं तुम अपना काम करो। रात को 3:30-4 बजे डॉक्टर एसएसपी का आदेश था मेरे लिए। लेकिन जिस लाइन पर आप थे उस लाइन पर तो वर्कआउट ही नहीं हुआ। हाँ, वर्कआउट नहीं हुआ। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं, बड़े अधिकारियों के निर्णय थे, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप 2 ऐसे केसेस के गवाह रहे। निठारी कांड आपने खोला? नहीं, मैंने खोला नहीं, मैंने इंटरोगेट किया। और आरुषि में राजेश तलवार, ये दोनों केस ऐसे हैं जो यूपी के हैं और पूरे देश में चर्चा में रहे। एक चीज कॉमन रही कि दोनों में पुलिस, यूपी पुलिस की जितनी मतलब बुराई हो सकती है, जितनी लापरवाही हो सकती है, वो लापरवाही रही। हाँ, शुरुआत में तो थी ही, और ये शुरुआत की लापरवाही घातक हो गई। निठारी के मर्डर केस में, इसमें आरुषि के मर्डर में, यदि जो विवेचक थे वो 1 घंटा रुक जाते घटनास्थल पे
और घटना उस स्थल को प्रोटेक्ट कर लेते, तो ये बहुत टफ मर्डर नहीं था। ये सिर्फ लापरवाही की वजह से टफ हो गया। जितनी एविडेंस थी क्रैश हो गई और एविडेंस नहीं मिली तो फिर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग, और सबसे तो निठारी, जो मैं खुद भी कवर किया था जाके, उस दौरान मैं बहुत यंग जर्नलिस्ट था, नया जर्नलिस्ट था। आपने सुना। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के इंटरेस्टिंग जो क्राइम से जुड़ी कहानियां हैं वो आपको आने वाले दिनों में और सुनने को मिलेंगी। सिर्फ आपको ये करना है कि आज तक रेडियो को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। शुक्रिया।